हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। अभी आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस देखी थी उसमें पहले थी इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन और उसके बाद में सेकंड वीडियो थी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द स्पर्मियोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है। शुक्राणु की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन शुक्राणु की संरचना को समझने से पहले हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इतना अपना योगदान दे करके किसी विज्ञान का विकास किया है तो हमें उनके सम्मान में और हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया था। तो सबसे पहले हम लेंगे नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बहुत फेमस साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने शुक्राणुओं की खोज की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो स्पर्म्स होते हैं इनका निषेचन में, रिप्रोडक्शन में क्या योगदान होता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जब सीमन को देखा, वीर्य को देखा, तो उसमें माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने स्टडी की तो ये देखा कि सीमन में कुछ छोटे छोटे, जैसे हम ये कह सकते हैं, कुछ मूविंग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ चलने वाली संरचनाएं दिखाई दे रही है। उन्होंने माना कि सीमन में ये एक पैरासाइट्स है, क्या है, परजीवी है। उनको रोगकारक मान लिया था। लेकिन जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्म की खोज किसने की, तो हम नाम लिखेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही शुक्राणुओं को नाम दिया था स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ नाम दिया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। वो पूरी जानकारी से अवगत नहीं थे, लेकिन इनकी जैसे ही डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद में इटली की एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लजारो स्पेलेंजानी। लजारो स्पेलेंजानी ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ये कहा था कि जो सीमन है जिससे निषेचन के पश्चात भ्रूण का विकास होता है, और उसमें क्या है, ये छोटे छोटे पैरासाइट है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कहा था कि ये पैरासाइट है। उस सीमन को फिल्टर पेपर से छान लिया, समझ गए। एक फिल्टर पेपर को लिया, उसके ऊपर सीमन को डाल दिया, फिल्टर कर लिया, तो तरल लिक्विड पदार्थ तो आ गया नीचे और शुक्राणु छन के रह गए ऊपर की तरफ। फिर वो जो लिक्विड निकला है उसको ओवम के साथ में मिलाया कि देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है। तब उन्होंने क्या देखा कि ये जो तरल पदार्थ निकला है उससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तब उन्होंने माना कि निषेचन के लिए शुक्राणु ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो सीमन को फिल्टर करके, दोबारा सुनिएगा, सीमन को जब फिल्टर किया तो शुक्राणु ऊपर रह गए, स्पर्म्स ऊपर रह गए, नीचे जो तरल पदार्थ निकला था उसको अंडों के साथ में मिक्स किया तो निषेचन नहीं हुआ, क्लीवेज डिवीजन शुरू नहीं हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रुक गया। तो उन्होंने माना क्या कि स्पर्म होते हैं, ये स्पर्म निषेचन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पेलेंजानी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंस इन द रिप्रोडक्शन एंड द फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय दिस स्पेलेंजानी। द नेक्स्ट साइंटिस्ट द प्रीवोस डिवोस, इसने भी एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि स्पर्म पैरासाइट नहीं होते हैं। कोलिकर साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस इनटू द टेस्टिस, वृषण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। ये बताने वाले साइंटिस्ट थे कोलिकर और वॉन बेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, वॉन बेयर। इन्होंने शुक्राणुओं को शुक्राणु नाम दिया था। स्पर्म को स्पर्म नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वॉन बेयर थे। तो हम जब स्पर्म की स्ट्रक्चर को अभी समझना स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज स्पर्म के बारे में है, किन किन साइंटिस्ट ने इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये एक इथिकल सब्जेक्ट होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कंट्रीब्यूटर्स होता है, उसका नाम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको कोट करना चाहिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को, और फिर हम कुछ नए नए आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और समझेंगे स्पर्म के बारे में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। समझते हैं कि शुक्राणु की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, आप डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी
यहाँ पर देखिए, जब से आपको स्पर्म का डायग्राम बनाना हो तो पहले एक रफ सी लाइन बना लें उसको शेप देने के लिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्पर्म का क्या है, हेड पार्ट है, हेड के बाद में नेक का पार्ट हो गया, यहाँ मान लेते हैं हम मिडिल पार्ट है, और उसके बाद हो जाएगी टेल। तो आपने ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। बाकी देखिए लेबलिंग मैं करूँगा तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे लेबलिंग के दौरान कि स्पर्म के मैं कौन कौन से पार्ट बना रहा हूँ। अभी तो डायग्राम को बनाते बताएं आपको समझना है। यह है स्पर्म का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ऊपर की और एक और स्ट्रक्चर होती है, आपने नाम तो पहले सुना हुआ है प्रीवियस क्लासेज में, फिर भी बता देते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। ओके, न्यूक्लियस के ऊपर की ओर क्या होता है, एक्रोसोम। लेकिन इस एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में एक और स्पेस रह जाता है, ये रिमेनिंग स्पेस बिटवीन द एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज द परफोरेटोरियम। लेबलिंग करेंगे तब मैं इसके फंक्शन भी आपको बतावा चलता हूँगा। अभी तो आपको देखना है कि कैसे कैसे डायग्राम को आपको ड्रॉ करते रहना है। एग्जाम में जब कभी आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देंगे ना, तो उस समय आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम को ड्रॉ करने के बारे में, और वो डायग्राम कैसा होना चाहिए, टेक्निकली भी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें होते हैं दो होते हैं सेंट्रियोल। ये आ गया, दो सेंट्रियोल मैंने बनाए हैं। और उसके बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट्स। यहाँ पे ये हैं एक्सियल फिलामेंट्स, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय तंतु बोलते हैं। अक्ष बनाते हैं, स्पर्म के एक्सिस को बनाते हैं, इसलिए नाम क्या रखा गया है, एक्सियल फिलामेंट्स ने नाम रखा है। अक्षीय तंतु अक्ष का निर्माण करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे मैं ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता हूँ, 1 2 3 4। ये नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्पीसीज टू स्पीसीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट हो सकते हैं। सिंबॉलिक रूप से मैं यहाँ पर ये 4 बना रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे लास्ट के अंदर एक होता है रिंग सेंट्रियोल। ये हो गया, रिंग सेंट्रियोल होता है। और स्पर्म के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म पाई जाती है, यहाँ पे एकदम पतली सी थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पर्म की शेप कैसी दिखाई दे रही है। ह्यूमन स्पर्म की शेप है वो लगभग स्पून के समान दिखाई देती है। ऐसे होता है स्पर्म की स्ट्रक्चर। बहुत इजी काम है इस डायग्राम को ड्रॉ करना। बस इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक डायग्राम्स हैं, इसलिए इसका टेक्निकली सही होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसकी जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिक कितने पार्ट हो गए, 3 हो गए। ये हेड है, ये मिडिल पीस और टेल है। नाम लिखते हैं, उसके साथ साथ यह समझ पाएंगे। मैंने कहा ये है स्पर्म का हेड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलेंगे स्पर्म का हेड। हेड के बाद मैं ये स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम कहेंगे मध्य भाग, यानी कि मिडल पीस कहते हैं या मिडिल पार्ट कहते हैं। मिडिल पार्ट हो गया, मध्य पार्ट हो गया। और उसके बाद ये क्या है, ये है इसकी पूंछ, जिसको हम बोलते हैं टेल। जैसा जैसा डायग्राम में चल रहा है, आपको एग्जामिनेशन में आंसर को वैसा वैसे लिखते रहेंगे। आप लिखेंगे कि स्पर्म के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर नंबर 1 हेड पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है। फिर एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे आप क्या, हेड को। अब हेड में क्या क्या होंगे उसकी डिटेल को मैं यहाँ पर लेबलिंग करता रहूँगा, आपको इसके फंक्शन बताते रहूँगा, वैसे वैसे समझना है। तो उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ में क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव का भी आंसर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए, हेड के इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आता हूँ। सबसे पहले की ओर आप ध्यान रखें, स्पर्म के हेड के ऊपर की जो ये मेम्ब्रेन है उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। तो यहाँ पे मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, एंटी फर्टिलाइजिन। सबके फंक्शन आपको डिटेल में बताएंगे। एंटी फर्टिलाइजिन एक केमिकल होता है, यहाँ पे साथ साथ समझते जाएंगे। हेड के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक एंटी फर्टिलाइजिन होता है। ये क्या काम करता है, देखिए, एग के बाहर होती है फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। एग के बाहर क्या होती है, फर्टिलाइजिन मेम्ब्रेन। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं कि किसी भी प्रजाति का, किसी भी स्पीसीज का एग है,
और मैंने कहा एग की मेम्ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिन, ठीक है। और इसको फर्टिलाइज करने के लिए एक आ रहा है स्पर्म, और इस स्पर्म की मेम्ब्रेन में क्या होता है? स्पर्म की मेम्ब्रेन में होता है एंटी फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन, अंडे का फर्टिलाइजिन और स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक चाबी होती है, हर एक चाबी से कोई ताला नहीं खुलता है। सिमिलरली स्पर्म के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिन होता है, एग के ऊपर फर्टिलाइजिन होता है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जिसका फ़ायदा क्या मिलता है? एक स्पर्म अपनी ही जाति के अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, और अपनी ही जाति के स्पर्म है अपनी ही जाति के अंडे के साथ में कांटेक्ट बनाता है। यह फंक्शन होता है एंटी फर्टिलाइजिन का। तो जब कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी फर्टिलाइजिन इन द स्पर्म, देन वी हैव टू से दैट फर्टिलाइजिन इज द स्पीसीज स्पेसिफिक विद द फर्टिलाइजिन ऑफ एग। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर जो स्पर्म होता है अपनी जाति के अंडे के साथ में कांटेक्ट बनाता है, आकर्षित होता है। ये आपको ध्यान रखना है फंक्शन ऑफ एंटी फर्टिलाइजिन के बारे में। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखें पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना है अभी आपको। देखिएगा इसे, ये वाला जो ऊपर कैप नुमा पार्ट है उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये कैप नुमा जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उन सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते रहेंगे, डेस्क्रिप्टिव में तो आपको फ़ायदा है ही। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? विच सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम? द आंसर इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड द डिटेल आपकी प्रीवियस हमारी जो वीडियो आप देखेंगे ना स्पर्मियोजेनेसिस की, उसमें इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, तो वहाँ हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, वरना हम स्पर्मियोजेनेसिस के टॉपिक में चले जाएंगे। तो हमने कहा इस स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस के आगे एक टोपी नुमा कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम की डिटेल डायग्राम में, सब कुछ डायग्राम में आना चाहिए। हमने कहा ये जो एक्रोसोम है इसका फॉर्मेशन तो किससे होता है? हमने कहा इसका फॉर्मेशन होता है गोल्गी बॉडी से होता है। इसका फॉर्मेशन होता है गोल्गी बॉडी से। ये क्या काम करता है एक्रोसोम? ध्यान से सुनिएगा। एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज, एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज केमिकल होता है। अभी देखते हैं इसके अंदर। एक्रोसोम में स्पीसीज टू स्पीसीज, जाति के अनुसार स्पर्मोसिन केमिकल हो सकता है, एक्रोसिन हो सकता है, या हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। यहाँ पर मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन बीइंग के स्पर्म के हेड में पाए जाने वाले एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। ये हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या काम करता है उसको अभी हम समझेंगे कि हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम वो क्या काम करता है। मैं इस साइड आपको समझाता हूं। पहले ह्यूमन का जो ओवम होता है, मैं उसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करता हूं। ये मान लेते हैं कि ह्यूमन का एक ओवम है, और इस ओवम में यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये मेम्ब्रेन है जोना पेल्यूसिडा। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। और ह्यूमन के एग में इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है जो इर्रेगुलर शेप में होती है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा एक मेम्ब्रेन होती है। और इस कोरोना रेडिएटा में, ये वाला जो कोरोना रेडिएटा है, इसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड, इसमें एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है। हाई एल्यूरोनिक एसिड के इफेक्ट से कोरोना रेडिएटा की सेल्स आपस में जुड़ी रहती है, मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। जब स्पर्म इस ओवम के पास में आता है, यहाँ पे जब कभी भी स्पर्म मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द ओवम, तो एक्रोसोम से, इस ह्यूमन के एक्रोसोम से हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम निकलता है। वो इस हाई एल्यूरोनिक एसिड का
अपघटन कर देता है, डिग्रेडेड कर देता है, जिससे कोरोना रेडिएटा में स्पर्म की एंट्री के लिए रास्ता, पाथ क्लियर हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, कहते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम इन द एक्रोसोम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। तो आपको क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एक्रोसोम में हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। दैट हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम डिग्रेडेड or the break down the high hyaluronic acid that is present in the corona radiata membrane of human egg, जैसा आपने अभी डायग्राम में देखा है। तो ये फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है कैप नुमा होता है, कैप की तरह होता है। इसके एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसे हम बोलते हैं परफोरेटोरियम। यहाँ पे मैं कलर भी यही काम ले लेता हूँ, परफोरेटोरियम। तो व्हाट इज द परफोरेटोरियम, व्हाट इज द परफोरेटोरियम, देन वी कैन से द स्पेस बिटवीन द एक्रोसोम एंड द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। शुक्राणु के शीर्ष केंद्रक तथा एक्रोसोम के बीच में एक रिक्त स्थान होता है जिसे परफोरेटोरियम कहते हैं। एंड दिस परफोरेटोरियम इज द फिल्ड विद द जी एक्टिन प्रोटीन एंड कैल्शियम आयन। इस परफोरेटोरियम में क्या होते हैं, जी एक्टिन प्रोटीन होती है और कैल्शियम आयंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा जैसा डायग्राम में चल रहा है वैसा वैसे आप एग्जाम में लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास न्यूक्लियस। क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है न्यूक्लियस का, स्पर्म के न्यूक्लियस में क्या विशेषता होती है, देखिए ध्यान से सुने। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज द डिप्लॉयड। हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। जैसे मानव में 46 क्रोमोजोम्स है तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में कितने होंगे, 46 क्रोमोजोम्स होंगे। लेकिन स्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, इसलिए उसमें क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, हाफ ऑफ द डिप्लॉयड नंबर मीन्स 23 क्रोमोजोम्स। तो ह्यूमन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 23, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज कमिंग विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। आपने पढ़ा हुआ है इन द यूकैरियोटिक एनिमल्स, ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्पर्म के न्यूक्लियस में डीएनए तो है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। फिर डीएनए के साथ में कौन सी प्रोटीन होती है, आर्जिनिन रिच प्रोटामाइन। देखिए दो ऑब्जेक्टिव एक साथ आ रहे हैं। कहते हैं कि स्पर्म के न्यूक्लियस में कौन सी प्रोटीन होती है, पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, हम कहेंगे प्रोटामाइन। प्रोटामाइन में कौन सा एमिनो एसिड एबंडेंट है, कौन सा अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा है, रिच है, तो हम क्या कहेंगे, आर्जिनिन। आर्जिनिन एक एमिनो एसिड होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, आर्जिनिन होता है वो रिच होता है। तो ये इंपॉर्टेंट विषय। और ये प्रोटीन कैसी नेचर की होती है, एल्कलीन नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है। डीएनए खुद एसिड है और ये प्रोटीन कौन सी है, बेसिक है, तो उनको कंपोजिशन बनाने में, संगठन बनाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ये देखिए हेड हो गया और मिडिल पीस हो गया। हेड और मिडिल पीस के बीच में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए नंबर ए पॉइंट प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और नंबर 2 डिस्टल सेंट्रियोल। ये वाला प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है और दूसरा कौन सा है, डिस्टल सेंट्रियोल है। इसमें आपको फिर फोकस करना है, क्या समझा रहा हूँ देखो। ये पूरा क्या है, स्पर्म का एक्सिस है, ये वाला स्पर्म ऐसे लंबाई में, एक्सिस अक्ष इसका ऐसे है। तो आप देखें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की पोजीशन क्या है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की पोजीशन ऐसे, स्पर्म का अक्ष ऐसे है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पोजीशन है। तो जब कभी भी आपको पूछे राइट द 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंस अबाउट द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, तो हम कहेंगे द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पर्म। शुक्राणु के अक्ष के साथ में समीपस्थ तारक काय 90 डिग्री पर समकोण पर रहता है। समीपस्थ, समीपस्थ न्यूक्लियस के समीप है इसलिए समीपस्थ है, 90 डिग्री पे, एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे। 2 पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन, ये हमने लिख दिया। क्लीवेज, जब कभी भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म एग में एंट्री कर जाएगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब स्पर्म एग में एंट्री कर जाता है तो क्लीवेज डिवीजन शुरू होते हैं, बहुत सारे फास्ट सेल डिवीजन शुरू होते हैं जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल विदलन विभाजन को प्रारंभ करता है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आगे हैं।
सेकंड, डिस्टल सेंट्रियोल, व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर? यहाँ पर देखिए डिस्टल सेंट्रियोल की पोजीशन कैसी है डायग्राम में, ऐसे, और स्पर्म का एक्सिस भी कैसा, ऐसे, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पे है। तो पहला पॉइंट दिया गया, द डिस्टल सेंट्रियोल इज एट द 0 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के एक्स के साथ में 0 डिग्री पर रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्टल सेंट्रियोल क्यों कहते हैं? न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए दूरस्थ तारक है। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल? ये जो एक्सियल फिलामेंट्स बने हैं, एक्सियल फिलामेंट, अक्षीय तंतुओं का निर्माण डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करते हैं? ये करते हैं एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्या लिखा है? आप तो पूरा जैसे इसमें चल रहा है वैसे वैसे लिखते रहेंगे। मिडिल पार्ट, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, मध्य भाग, ऊपर हेड नीचे टेल, ये हो गया मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट में देखो क्या क्या आ रहा है। पहले, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल फॉर द स्पर्म, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेंगे? एनर्जी बनाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। इसका अरेंजमेंट कैसा है उसको देखें। ये स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट है, ये वाला, ये एक्सियल फिलामेंट है स्पर्म के। इस एक्सियल फिलामेंट के चारों देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोइलिंग कर लेंगे। एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? कोइलिंग कर लेंगे, और एक क्या बना लेंगे? सीथ बना लेंगे, आच्छद बोलते हैं, कवर बना लेते हैं। इस कवर को क्या बोलते हैं? निबेन कर्ण बोलते हैं। ये है निबेन कर्ण है। जब कभी भी एग्जाम पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ निबेन कर्ण, व्हाट इज द मीन ऑफ निबेन कर्ण, then we can say the mitochondrial covering in the middle piece of the sperm, the mitochondria coiled around an axial filaments, अक्षीय तंतुओं के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? कुंडलित बना लेंगे, कुंडली बना के कवर बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? निबेन कर्ण। और निबेन कर्ण का फंक्शन मत पूछ लेना, जब बना माइटोकॉन्ड्रिया का है तो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, कितने टाइम तक एनर्जी दे देगा? 24 आवर्स के लिए। मानव का शुक्राणु 24 घंटे तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी सोर्स इतना है। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, ये लिखा मेंचेट। व्हाट इज द मीन ऑफ मेंचेट? मैंने सब कुछ डायग्राम में लिख दिया है। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन लेयर, पूरे स्पर्म के ऊपर कोशिका द्रव्य का एक पतला आवरण होता है जिसे मेंचेट कहते हैं। ये पतला आवरण ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अगर स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य ज़्यादा होता तो स्पर्म का भार बढ़ जाता, स्पर्म का भार बढ़ता और उधर स्पर्म में एनर्जी है कम, तो उसका जीवन काल घट जाता। उस भारी स्पर्म को मोमेंट करने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो अंडे तक पहुँचेगा ही नहीं, उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। इसलिए स्पर्म के वेट को कम करने के लिए उसके ऊपर केवल और केवल साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर होती है, एक कोशिका द्रव्य का पतला आवरण होता है जिसे मेंचेट कहते हैं। सारी बातें आ गई, मेंचेट क्या है, इसका काम क्यों है और हल्का कैसे बनाते हैं स्पर्म को। यहाँ पर देखिए को नाम दे रखा है रिंग सेंट्रियोल, जिसको जेंसन रिंग भी कहते हैं। 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, कहाँ पर होती है जेंसन रिंग या रिंग सेंट्रियोल? हम कहेंगे स्पर्म के मिडिल पीस और टेल के जॉइंट के ऊपर, है ना, ये जॉइंट है, मिडिल पीस ऊपर हो गया, टेल नीचे हो गया, इसके जॉइंट के ऊपर होता है रिंग सेंट्रियोल, जेंसन रिंग कहते हैं। इसका फंक्शन अभी तक अज्ञात है, इसका अभी तक फंक्शन अज्ञात है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं दुखाना है। अब यहाँ पर आ जाएं आप किसमें? टेल में। इसके टेल के आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट तो ये वाला है, मेन पार्ट हो गया, दूसरा हो गया एंड पीस हो गया। ये मेन और एंड में क्या डिफरेंस है? डायग्राम सब कुछ बता रहा है आपको। मेन पार्ट में एक्सियल फिलामेंट के और मेंचेट होता है, यहाँ से जहाँ पे एक्सियल फिलामेंट पर साइटोप्लाज्म की थिन लेयर होती है, दैट पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड एज द मेन पीस और द मेन पार्ट ऑफ द टेल। The part of the tail divide of the cytoplasm, divide of the menchet is called as the end piece। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है विद रिस्पेक्ट टू द टेल ऑफ एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, वो क्या है? यहाँ पर देखें 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट्स इज प्रेजेंट इन द टेल।
ये क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट, अभी मैं उधर डायग्राम में आपको समझाऊंगा, पहले शॉर्ट में समझ लो फिर डायग्राम में समझेंगे। इस स्पर्म की टेल को अगर ऐसे काट दें, ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में सेक्शनिंग कर दें, तो इसके सेंटर में तो क्या होंगे, 2 एक्सियल फिलामेंट होंगे, और पेरीफ्री पर, परिधि में बाहर की तरफ कितने होंगे, 9 एक्सियल फिलामेंट्स का ग्रुप होगा, इसलिए इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। डिटेलिंग में अभी हम देखते हैं, उधर डायग्राम में बनाता हूँ कि 9+2 अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पर्म की टेल का हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन। तो हमने कहा उसमें क्या होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। कैसे एक्सियल फिलामेंट की स्ट्रक्चर होती है, ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं। टेल का ट्रांसफर सेक्शन मैंने कहा 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो देखिए कैसे होता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट। सबसे पहला, जैसा मैं हमेशा डायग्राम में आपको बताता हूँ, क्या करना है, एक आपको रफ सा एक सर्किल बना लेना है, क्योंकि जब किसी टेल को एक्सियल फिलामेंट को काटेंगे इस तरीके से, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देंगे ट्रांसफर सेक्शन में। तो ये हो गया इसका। देखिए यहाँ पे अपने बना लेते हैं, इसको शॉर्ट बना रहा हूँ। पहले सर्किल बनाएंगे, फिर मैंने कहा 9+2 है, यानी कि पेरीफ्री की तरफ कितने होते हैं, 9 सेगमेंट है। एग्जाम में 9 भी कैसे बनाना, ध्यान रखना, 1 2 ये 3 हो गए, और इन सभी के बीच में क्या बना दें आप, 2 2, तो आपका लगभग क्या हो जाएंगे, ये बराबर से 9 पार्ट आ जाएंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं डबल, यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट होता है, इसमें डबल होते हैं, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। ये हो गए एक्सियल फिलामेंट्स 2, ये हो गया 3, ऐसे आप इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करते हुए जाएंगे एक्सियल फिलामेंट्स को, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, और साथ में काउंटिंग करते रहिएगा कि कैसे बना है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बनाने हमें 2 और बनाने हैं, ये हो गया 8, और यहाँ पर हो गया 9। ये 9 क्या है, ये है एक्सियल फिलामेंट्स है, और ये माइक्रोट्यूबुल्स है, इसके एग्जैक्टली कहें माइक्रोट्यूबुल्स हैं, और ये बाहर की तरफ जो है वो है डबल, और इसके जो सेंटर में माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो है ये वाले 2, ये 2 हो गए, सेंटर में हो गए। सेंटर वाले कैसे होते हैं, सिंगल है, बाहर वाले कैसे हैं, डबल है। तो बाहर वालों को हम बोलते हैं डबलेट्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डबलेट्स कहेंगे, DOUBLE, डबलेट्स, डबल से बना डबलेट्स है। और ये जो सेंटर में है ये सिंगल है। अब देखें यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं, यहाँ से जैसे किसी भी साइकिल के अंदर या मोटरसाइकिल के पहिए में ताड़ियाँ होती है ना, स्पॉक्स जिसको बोलते हैं, ये ऐसे इसमें स्पॉक्स है। स्पॉक्स पेरीफ्री से सेंटर की ओर क्या बन रहे हैं, रेडियल स्पॉक्स नाम दिया गया है, रेडियस पे हैं इसलिए नाम हो गया रेडियल, और पहिए की ताड़ी के समान है इसीलिए इसका हमने नाम क्या रखा है, नाम रखा है रेडियल स्पॉक्स। ऐसे होते हैं ये रेडियल स्पॉक्स। लेबलिंग और डायग्राम बनाने का तरीका दोनों समझना है, ठीक है। और फिर हमने कहा इसके सबसे बाहर की ओर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप बना लेता हूँ, ये इसको बना देता हूँ बड़ा, ये आ गया। यहाँ पे इन डबलेट्स के आगे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, उसको बना दें। इस प्रोटीन का नाम है डाइइन प्रोटीन, डाइइन प्रोटीन कहते हैं, डाइइन प्रोटीन। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है डाइइन प्रोटीन। ये ऐसा अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का। ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स ही तो है, सारी की सारी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूबुल्स है, पतली पतली ट्यूबुल्स है। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ द टेल ऑफ स्पर्म। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स बन गई है हमारे पास में, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत काम के हैं। इनमें जो फाइबर्स होते हैं, एक्सियल फाइबर्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। प्रोटीन के अकॉर्डिंग अल्फा, बीटा और गामा फाइबर, ये फाइबर्स है इसके। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखते हैं, फिर इनका फंक्शन बताऊँगा। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा फाइबर्स हैं, एक्सियल फिलामेंट्स के फाइबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट्स के फाइबर है, ओके। अल्फा जो है, पूछ लेते हैं अल्फा फाइबर में कौन सी प्रोटीन होती है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ATP एज प्रोटीन होती है, यानी कि एंजाइम है
ATPase एंजाइम होता है। बीटा फाइबर में कौन सी होती है? तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम्स है, प्रोटीन है। जब कहें गामा के अंदर कौन सी है, तो गामा में कौन सी है? गामा के अंदर है SDH स्पर्मोसिन और है ATPase, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इसमें देखिए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनटू द टेल? 9+2। पेरिफेरी पे कौन से होते हैं? ये पेरिफेरी पर है डबलेट्स, जिसको हमने कहा डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कहाँ होते हैं? पेरिफेरी पे होते हैं। सेंटर में होते हैं कितने? 2 होते हैं। सिंगल सिंगल है, ये जुड़े हुए नहीं है, सिंगल सिंगल है तो सिंगलेट्स कहते हैं। फिर हम कहेंगे कि इसमें कौन सी प्रोटीन अटैच्ड है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो हमने कहा डाइन प्रोटीन स्ट्रक्चरल है। स्पर्म की टेल के फाइबर्स में, एक्सियल फिलामेंट के फाइबर्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा फाइबर्स होते हैं और इनमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसफर सेक्शन और द 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द टेल ऑफ स्पर्म, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमने किसकी बात की है? स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसकी टेल का अरेंजमेंट कैसा होता है। यहाँ पे अभी आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और समझना है। मैं एक बार बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, पूरा भर गया है। पहले आपको पूरा पिक्चर दिखा देते हैं बोर्ड की, फिर बोर्ड को क्लीन करते हैं, फिर स्पर्म से रिलेटेड कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को पूरा कंप्लीट समझ लिया है, शुक्राणु की संरचना को पूरा समझने के बाद में हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है। शुक्राणु की संरचना में मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु के मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का निबेन कर्ण कवर होता है, आच्छादन होता है, शीत होती है, जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसकी एनर्जी के लिए, यानी कि एनर्जी हमें किससे मिलती है? मानव की हम बात करें तो रेस्पिरेशन से मिलती है, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्म के रेस्पिरेशन के बारे में। स्पर्म में 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एंडोजीनस रेस्पिरेशन और एक्सोजीनस रेस्पिरेशन। एंडोजीनस रेस्पिरेशन और एक्सोजीनस रेस्पिरेशन। एंडोजीनस रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड द ग्लाइकोजन। और एक्सोजीनस रेस्पिरेशन में क्या होगा? स्पर्म के एक्सोजीनस रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में क्वेश्चन में भी वे कह दें कि स्पर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, तो हम ये कहेंगे स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एंडोजीनस और एक्सोजीनस रेस्पिरेशन होता है। ये एंडोजीनस रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन होता है, जबकि एक्सोजीनस रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ग्लिसरॉल इज टेकिंग प्लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है? सिंपल सा, जब स्पर्म मानव के शरीर से बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं सीमन, बोलते हैं वीर्य बोलते हैं। आप कोई पूछ ले कि सीमन क्या चीज़ होते है, वीर्य क्या होता है? मानव के शरीर से जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो उन स्पर्म के साथ में कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिनका स्त्रावण प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड द्वारा किया जाता है। उसी का जो मिश्रण है उसे हम बोलते हैं सीमन बोलते हैं। उस सीमन का मीडियम एल्कलाइन होता है और उसमें एक विशिष्ट केमिकल होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ पाए जाते हैं? मानव के सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो वसा युक्त साइक्लोपेंटेन रिंग वाली संरचना होती है। वसा युक्त साइक्लोपेंटेन रिंग वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्पर्म में क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करते हैं, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। उपापचयी क्रियाओं का नियमन कैसे करते हैं? बाय एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करके
शुक्राणु के अंदर उपापचय क्रियाओं का रेगुलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेजाइनल प्लग क्या होता है। अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द मीन ऑफ वेजाइनल प्लग, तो हम कहेंगे कि चूहे में, गिन्नी पिग में और ओपोजोम एक होता है एनिमल, उसमें जब नर के द्वारा मादा की वेजाइना में सिमन को एंट्री करा दी जाती है, तो वो सिमन उनके योनि में प्रवेश करने के पश्चात कोएगुलेटेड हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, उसका थक्के की तरह जम जाता है और प्लग बना लेता है। तो वेजाइना में ऐसे स्पर्म का, सिमन का जो प्लग होता है उसे वेजाइनल प्लग कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ओपोसोम, गिनी पिग और रैट के अंदर वेजाइनल प्लग का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ एनिमल्स में टेल लेस भी होते हैं, मानव में तो टेल वाले होते हैं, टेल लेस होते हैं, क्रस्टेशिया के अंदर होते हैं। लाइफ स्पान की बात करें, मानव का शुक्राणु 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है। पाइला में एक नई चीज़ आपको मिलेगी, पाइला में 2 टाइप के स्पर्म्स बनते हैं जिन्हें ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन कहते हैं, है ना। हमारे अंदर भी 2 तरह के बनते हैं, हमारे वाले संरचना के आधार पर 2 नहीं है, क्रोमोजोमल कंपोजिशन में 2 प्रकार के होते हैं। मानव के वे क्रोमोजोम, किसी में एक्स क्रोमोजोम होगा तो किसी में वाई क्रोमोजोम होगा। स्ट्रक्चर सेम है, क्रोमोजोमल कंपोजिशन डिफरेंट है। पाइला के अंदर ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन आता है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस शो करते हैं। तो जब पूछ लिया आपको 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म किस में बनते हैं, तो ये पाइला में कौन से बनते हैं, ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन बनेंगे। तो ये हमने आज पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ लिया स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। जिन जिन बातों को मैंने समझाया उनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप बार बार अगेन प्रैक्टिस को करते रहें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और अभी शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू सो मच। आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहें।